सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कोचिंग शिपयार्ड ने एक एमओयू साइन किया है। किसके साथ? मर्स्क कंपनी के साथ। और ये एमओयू साइन करने का मेन मोटिव इसलिए भी है क्योंकि अभी हमारे बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर अगर देखा जाए तो एक डिसेंट एलोकेशन हमें देखने को मिली थी। और जो शिप बिल्डिंग प्लान है इंडिया का, उसके लिए जो टोटल फंड रखा गया है वो करीब है 25,000 करोड़ का। और कोचिंग शिपयार्ड जो है वो सेकंड शिप जायंट है इंडिया की अगर हम बोले तो। और इसके लिए उन्होंने एक एमओयू साइन किया है मर्स्क कंपनी के साथ। अब इस एमओयू साइन का मेन मोटिव क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि कोचिंग शिपयार्ड जो है वो शिप रिपेयर्स का काम करती है। उसके अलावा मेंटेनेंस का काम होता है, शिप बिल्डिंग्स का काम करती है ये कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब जहाँ से भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और उसी बेसिस को लेकर इन्होंने एक एमओयू साइन किया है मर्स्क कंपनी के साथ। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद स्टॉक में तो कोई मैसिव रिएक्शन आपको देखने को मिली नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इस वजह से हमने डिस्कस कर लिया। बाकी चाहो तो आप कंपनी को खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। और दोस्तों पिछले कुछ टाइम में एक चीज़ तो हमें क्लियर नोटिस करने को मिला है कि इस कंपनी के जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं उसमें काफ़ी ह्यूज करेक्शन देखने को मिला है। देखो, जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था तो उस टाइम भी हमें एक बबल मार्केट में देखने को मिला था और वो बबल बर्स्ट होता हुआ दिखा था। और वो बबल बर्स्ट में मैक्सिमम उन सारी कंपनीज और उन सारे सेक्टर्स में फॉल दिखी थी जो सारे सेक्टर और कंपनीज काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहे थे। देखो, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को सस्टेन करना बुल मार्केट में काफ़ी सही होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पर बाइंग करते हैं। बट जब मार्केट आता है बियर रन में तो जो भी लोग एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाली कंपनी को ओन करते हैं वो सारी कंपनीज में आपको सेलिंग दिखती है और उस वजह से उन सारे लोग पैनिक सेलिंग भी करना शुरू कर देते हैं। और साफ साफ देख सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो कि एक टाइम 90 या 100 के आसपास देखने को मिल रहा था, बट अभी वो गिरकर कितने 40 के आसपास आ चुका है। तो ये सारी चीज़ों को नोट करके रखा करो कि किसी भी कंपनी को जब आप ओन करते हैं, चाहे कोचिंग शिपयार्ड हो या कोई दूसरी कंपनी हो, वैल्यूएशन अगर एक्सपेंसिव है तो तभी तक अच्छी नजर आएगी वो कंपनी जब तक वो बुल मार्केट में है। बियर मार्केट में आएगी तो फिर आपको बहुत ह्यूज करेक्शन उन सारी कंपनीज में देखने को मिलता है, जैसा कि आपको कोचिंग शिपयार्ड में देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अब अगली कंपनी को जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं, बात करते हैं दीपक नाइट्रेट की। तो अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा जो फोकस वाला न्यूज़ था दीपक नाइट्रेट में वो थे इसके अर्निंग्स, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो 5% से इसके रेवेन्यू हमें गिरते हुए नजर आए थे। और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी इनके रेवेन्यू हमें गिरते हुए नजर आई थी। और दोस्तों इसके प्रॉफिट को अगर देखोगे तो प्रॉफिट में तो ईयर ऑन ईयर और क्यू एन क्यू दोनों में हमें 50% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला था। अब ये फॉल के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ चुकी है। तो चलिए उन सारी कमेंट्री को अच्छी तरह से समझते हैं। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी की Q3 के अर्निंग्स को लेकर कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अर्निंग्स खराब क्यों आए उसकी डिटेल्स हैं, ना कि Q3 के अर्निंग्स के डिटेल्स हैं, ठीक है। तो मेंशन किया गया है यहाँ पर कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से कंपनी की Q3 इम्पैक्ट फेस करता हुआ नजर आया। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट हाईलाइट किया गया है प्लांट शटडाउन ड्यू टू डिफर्ड डिमांड, यानी कि डिमांड की कमी की वजह से कंपनी के प्लांट हमें शटडाउन रहते हुए भी देखने को मिले। और इससे अल्टीमेटली ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि कंपनी की प्रोडक्शन इस बार हमें कम होती हुई दिखी है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और प्रोडक्शन अगर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू में उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों लैकिंग रिकवरी इन एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स, यानी कि एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स जो कंपनी का सेगमेंट है उसमें एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली, सॉरी। इस वजह से आपको यहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स कुछ ऐसे देखने को मिले इस Q3 में। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का प्रॉफिट 50% से ज़्यादा क्यों गिरा, तो उसके रीजंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना। देखो, सबसे पहले कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करती है तो उस प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए कंपनी को चाहिए होता है रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाना चाहती है
उसको कंपनी लॉन्च तो करेगी नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्शन वाली कंपनी है, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होता है उसे पहले कंपनी को खरीदना पड़ेगा। और रॉ मटेरियल प्राइस अगर महंगा होगा तो अल्टीमेटली कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नजर आ सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, मान लो कोई ए नाम का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बनाने के लिए कंपनी को एक रॉ मटेरियल खरीदना है जिसका कॉस्ट है 4 रुपये, और बनाने के बाद ये ए नाम का प्रोडक्ट को कंपनी 10 रुपये में बेचना चाहती है, एग्जाम्पल समझ लो आप। और ये 4 रुपये का जो रॉ मटेरियल पहले कंपनी को लगता था, ये अगर 4 रुपये से बढ़कर 6 या 7 रुपये हो गया और उसको कंपनी अगर 10 रुपये में बेचेगी, तो पहले 6 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा था वो अब कितना होगा, 3 से 4 रुपये का। ये चीज़ समझो आप। तो मेंशन किया गया है कि हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें गिरते हुए देखने को मिले, और ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना, जो कि ऑलरेडी हम काफ़ी सारी कंपनी से सुन ही रहे हैं कि चाइना इस प्रॉब्लम दे रही है, और चाइना की जो इन्वेंट्री है उसको भी फिलहाल खाली करने के लिए काफ़ी बल्क में सप्लाई किया जा रहा है और काफ़ी सस्ते प्राइस पे। और इस वजह से हमारी केमिकल कंपनीज़ के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। इस वजह से डिमांड जो है अभी फ़िलहाल केमिकल सेक्टर में वो सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट के हैं, ना कि इंडियन प्रोडक्ट के। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर दिखाती हैं कि कंपनी के Q3 की अर्निंग्स हमें कुछ ऐसा क्यों देखने को मिला। अब उसके अलावा दोस्तों एक वैल्यूएबल पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि कंपनी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो इस Q3 में कंपनी ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से 1645 करोड़ डोमेस्टिक बिजनेस से जनरेट हुआ और एक्सपोर्ट से 279 करोड़। तो अगर इसके रेशियोज़ की बात करें तो 85% टोटल रेवेन्यू का हमें डोमेस्टिक बिजनेस से जनरेट होता हुआ दिखता है और सिर्फ 15% हमें एक्सपोर्ट से जनरेट होता हुआ दिखता है। और चाइना की प्रॉब्लम अगर मान लो शॉर्ट आउट होती है तो कहीं ना कहीं दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज थोड़ा बेटर रिकवरी दिखा सकती है बाकी केमिकल कंपनीज के कंपैरिजन में, जो कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट उन सारी चीज़ों को किसी नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट है। अगर बहुत सारी पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कॉमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती हैं। तो दोस्तों ट्रेंड की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हमें साफ साफ देखने को मिला है। अब उसके मल्टीपल रीजंस आपको गूगल पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ ब्रोकरेज हाउस बहुत अच्छी तरह से समझाएं कि ट्रेंड पिछले कुछ टाइम से लगातार क्यों गिर रही है, और उसकी बात हमने भी किया है। अब देखो इस कंपनी में जो पहले तेज़ी देखने को मिलती थी, लाइक स्टॉक प्राइस सीजर देखोगे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा इसके स्टॉक प्राइस सीजर से, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स कुछ ऐसा रिटर्न्स उम्मीद करते हैं। भले ऐसा रिटर्न सभी को नहीं मिलता, बट ऐसा रिटर्न्स अगर सबको मिल गया तो मार्केट से ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो करोड़पति नहीं होगा, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब ट्रेंड जो लगातार अच्छे रिटर्न्स हमें दे रही थी वो इसलिए दे रही थी क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते थे। पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल या 1 साल का CAGR देखोगे तो बहुत ही अच्छे हैं। बट अगर पिछले कुछ टाइम में देखोगे कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को, तो वो आपको ऊपर जाने की जगह नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कंपनी के रेवेन्यू तो फिर भी नहीं, बट कंपनी के प्रॉफिट तो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। नीचे तो नहीं बोलेंगे, बट वॉलेटाइल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पर 712 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था, फिर 339 करोड़ दिखाया, फिर 335 करोड़ दिखाया, फिर 497 करोड़ दिखाया। अब प्रॉफिट कंपनी का ऊपर नीचे हो रहा है, और ऐसे टाइम पे ट्रेंड का जो वैल्यूएशन है वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव भी देखने को मिल रहा था, जिस वजह से मार्केट में एक रीज़न मिल गया कि ट्रेंड को तोड़ना है। और उस टाइम कंपनी ने जो ग्रोथ अपनी दिखाई है अपने रेवेन्यू में, वो तो लगातार ऊपर ही जा रहा है, बट ग्रोथ की जो पेस है उसमें एक स्लो डाउन हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। पहले 50% से कंपनी अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो करती थी, अभी वो नंबर 30% के आसपास आ चुका है। और इसी चीज़ को मार्केट ने हाईलाइट किया है, जिस वजह से ट्रेंड लगातार आपको डिसअपॉइंट वाला परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख रही है। अब इस बीच में FIS का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा डाउन हुआ है इस कंपनी में, जो कि साफ साफ आप देख सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी कंपनी में आती है। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी कंपनी को जब एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो तो आपको 3 फेज तो उस कंपनी का दिखता है। एक फेज होता है ग्रोइंग फेज, जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहे होते हैं, प्रॉफिट ग्रो कर रहे होते हैं, जैसा कि ट्रेंड का ही देख लो पास्ट में। एक होता है कंसोलिडेशन फेज, जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, साइडवेज परफॉर्म करते हैं। और एक होता है डी ग्रोथ फेज, अगर कोई इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हमें देखने को मिल गई तो कंपनी के अर्निंग्स बढ़ने की जगह घटने लगते हैं, जैसा कि इंडियन केमिकल कंपनीज में दिख रही हैं। या फिर बोल सकते हैं पिछले कुछ टाइम से जो मार्केट में गिरावट दिख रही है वो इसीलिए ना, क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर से अर्निंग्स पहले की तरह ग्रो होती हुई नहीं दिख रही है।
और इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रहा था उन सारी कंपनीज में करेक्शंस थी, क्योंकि मार्केट को चाहिए ग्रोथ, और वो ये सारी कंपनीज से पिछले कुछ टाइम में देखने को नहीं मिला। तो आई होप आपको गिरावट का प्रॉपर रीजन समझ आ रहा होगा। बाकी इस वीडियो में किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ों को समझ आ सके, चीज़ों को समझने में आसानी हो सके कि गिरावट मार्केट में कैसे होता है ऐसे टाइम पे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, नाम है इन्फो एज। रिसेंटली दोस्तों 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जो कि पहली बार है। यानी कि आज तक जब से कंपनी लिस्ट है मार्केट में तब से लेकर अब तक पहली बार कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया 1:5 के रेशो में। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।